सुशील जी, स्वागत है रीबूटिंग में एक बार फिर से। आज जो हालात हैं, जैसे हालात क्या, जो जो पॉलिटिकल सीन है, 6 फेजेस का इलेक्शन हो चुका है, 7वां बाकी है और जब हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो 1 जून में ज़्यादा वक्त नहीं है। 1 जून को आखिरी फेज़ है और उसी दिन शाम को 6 बजे के बाद से लेकर 9 बजे तक ये जो एग्जिट पोल के रुझान का जो लोगों को अब बेसब्री से इंतज़ार है, क्या होगा? क्या अंदेशा है आपका? मुझे लगता है कि शायद पिछले कई चुनावों में इतनी बेसब्री कभी नहीं दिखी होगी जितनी अब लग रही है लोगों को, जो दिख रही है लोगों में। बस मतलब बेताब है लोग कि किसी तरह पता लगे कि क्या हुआ। उसकी वजह यह है कि लोगों में कंफ्यूजन है। एक उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, कंफ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन कंफ्यूजन किस चीज़ का कन्फ्यूजन? कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? ऐसा क्यों सोच रहे हैं लोग? हाँ, इसलिए कि एक कोई साफ साफ कोई लहर दिखी हो, ऐसा नहीं हुआ। वाक़ई में, तो जो 19 में हमने देखा, 14 में देखा, बिल्कुल। 14 में देखा और फिर 19 में राष्ट्रवाद का एक हंगामा हो। पुलवामा के बाद तो और एक वो जज़्बा जो था, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई एक तरह से वन साइडेड हो गया वो। पर इस इलेक्शन में अभी तक, क्योंकि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, ये खुद जो जो प्राइम मिनिस्टर के तो नज़दीक क्या कहें, बट जब टॉप बीजेपी की लीडरशिप के नज़दीक जो लोग हैं, जिनसे हम लोग वाकफियत रखते हैं और लोग बात करते रहते हैं, वो लोग खुद कह रहे थे कि मुद्दा इस बार कोई लहर का नहीं है, बट यस कंटिन्यूटी का है। उनकी तरफ से अगर सोचा जाए और उनकी तरफ से जो बात सुनी जाए, बीजेपी के प्रोग्राम जो अपना वो जो 10 साल का उनका जो लेखा जोखा है, जो और वो इकॉनमी जो स्टीम रोल ज़बरदस्त तरीके से उनके हिसाब से जो हो रही है, जो दिखाई भी दे रहा है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, उसको वो मुद्दा लेकर इलेक्शंस में इस बार कूदे हैं और वोट मांग रहे हैं। और ऑपोजिशन कह रही है कि क्या है ये जो नेशनल इश्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5वें नंबर की इकोनॉमी बनना, ये इसको लोगों के गले उतारना इसलिए मुश्किल पड़ रहा है, मैं समझता हूँ इसे, कि इसलिए गलत मतलब ये लोगों के गले नहीं उतर रही बात कि उस 5वें नंबर की इकोनॉमी बनने से उनको क्या वो लाभ गायब। बस कह देने से कि साहब हम 5वें नंबर के हो गए, कल को तीसरे के हो जाएंगे, कल को नंबर 2 हो जाएंगे, तीसरे तो की तरफ उससे उससे मिलेगा क्या, है ना? जो हम मानते रहे हैं कि साहब इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वो क्या चीजें होती हैं वो इस देश को नहीं पता, यहाँ की पब्लिक को नहीं पता कि वो क्या होगा आखिर उससे। बस कहने को है कि हाँ जी हो गए और उसके लिए पटाखे छुड़ा लिया। क्या ये समझा क्या जाए कि ये बात थोड़ी समझ में आ रही है, क्योंकि हो सकता है सरकार की तरफ से कमी रही कि वो बताने में नाकाम रही कि नहीं, हाँ, उसकी वजह है, हाँ, वह ये है कि जो हमारे सबसे अमीर तबका है देश का, वो जो वर्ग है, जो चाहे वो 1% हो, आधा % हो, उसकी इनकम इतनी ज्यादा है कि उसको जोड़कर आप बता रहे हैं कि इतनी जीडीपी हो गई हमारी। कल एक मैं उस जीडीपी के बढ़ने से या हमारे 5 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर हो जाने से निचले वर्ग को क्या मिला, जो कि अथाह है, जो कि हमारे 100-125 करोड़ लोग हैं। बात में काफ़ी दम लग रहा है, क्योंकि कल परसों मैंने एक कोई चार्ट देखा जिसमें भारत का मैप था और उसमें ये दिखाया जा रहा था वो कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि आजकल ट्विटर पे और सब जगह ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आती है और ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन, बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें थ्रेड में काफ़ी कमेंट्स भी थे। क्या था कि देश में 13 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बेशुमार तरीके से जिनका जहाँ तरक्की हुई है, और वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स इक्वल टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री जीडीपी। बिल्कुल, जितना वहाँ पर बिल्कुल धन दौलत शोहरत और जितनी जीडीपी की ग्रोथ हुई है उन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें दिल्ली भी एक शामिल है, उसमें जयपुर का इलाका भी है, उसमें बम्बई का, हमारे कुछ बड़े शहर, हाँ, मान लीजिए बड़े शहर वो अब हुआ क्या? हैदराबाद, चेन्नई और आपका बैंगलोर, वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये वेल्थ वहाँ पर है। इन दीज 13 आई डोंट हैव अ लिस्ट। वही जॉब्स हैं, हाँ, वही जॉब्स हैं। जॉब्स के लिए बाकी देश से लोगों को भाग भाग के यहाँ आना पड़ रहा है, अपना सब कुछ पीछे छोड़ के। तो जो वो पीछे छोड़ आए, मान लीजिए खेती छोड़ के आए वो यहाँ पर,
तो वहाँ तो खेती को भी नुकसान हुआ, वहाँ पर एक वर्कर कम हो गया खेती में, या वो जो अब तक करता आ रहा था जिसमें उसकी एक्सपर्टीज थी वो छोड़ आया। और दूसरी बात ये, यहाँ पर आके उसे क्या करना पड़ेगा नहीं पता, जो मिल जाएगा, चाहे वो गार्ड बन जाए, चाहे वो ऑटो रिक्शा, वो ई रिक्शा चला, कुछ भी चला है। है ना, उससे अपना गुजारा तो कर लेगा, कहने को उसके काम भी मिल गया। लेकिन क्या वो इसी के लिए आया था? यही था उसका सपना? करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जैसा काम चाहते हैं वैसा उनको नहीं मिल रहा। बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है या हल्के काम करने पड़ रहे हैं जिनको वो नहीं चाहते, जो उन्होंने कभी सोचा भी। एक दिन हम लोग जब अब आप ऐसे में कहें कि हमारी जीडीपी इतनी हुई है और हम नंबर 5 बन गए हैं, इसका क्या मतलब? देखिए, ये बात, ये आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांग है जो आपने कहा, क्योंकि आए दिन हम लोग जब भी सफ़र करते हैं शहर के अंदर, ऊबर ड्राइवर्स को या ओला को या कॉलोनी के अंदर ही रिक्शा वाले, तो दूसरा वो लेवल आ जाता है, उसमें उतना ट्रैवल नहीं हम लोग कर पाते। बट उसमें प्रॉब्लम बड़ी व्यापक है। और जैसे ही, क्योंकि आज भी यही हुआ, जब मैं ऑफिस आ रहा था तो आज करीब हफ्ते 10 दिन बाद मैंने ऊबर ली, और ड्राइवर को जैसे ही पता लगा कि कुछ फ़ोन कॉल जो मैं कर रहा था, उसने कहा क्या सर आप मीडिया से रिलेटेड हैं? और वो पड़ गया पीछे। मधुबनी से था वो ड्राइवर। एक तो वो अपनी भाषा में अपने घर वालों से बात भी कर रहा था, बट देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि सर क्या होगा इलेक्शन में, सब ठीक होगा कि नहीं? और जब मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें कैश दूंगा, बड़ा खुश हुआ कि मैं तुम्हें डिजिटल पेमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि वो डिजिटल पेमेंट एक हफ्ते बाद उनको ट्रांसफ़र होता है और वो कट-कुटा के आता है। वो थोड़ा उसमें उनकी एक परेशानी है, क्योंकि उनकी जेब में पैसे नहीं मिलते हैं। वो एक बहुत दिनों से सारे लोग, सब तरफ से वही आती है आवाज़। कहने का लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ कि फिफ्थ इकॉनमी, ओके, ओनली 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया वेयर जितना ये जो वेल्थ है वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो बात भी है। तो उसको डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाए? डिसेंट्रलाइज और डीमैग्नेटाइज, सारा मैग्नेट की तरह वो लोग जो एनसीआर के, हम लोगों ने जब पहले एनसीआर का कॉन्सेप्ट देखा था कि भाई नेशनल कैपिटल रीजन और नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड जो बना था, तो उसमें यही था कि दिल्ली के आसपास और डेवलपमेंट हो ताकि सारे चीज़ें दिल्ली के अंदर आके ओवरबर्डन ना हो। पर वो रुका नहीं है, वो तो और चलता ही चला ये सरकारी स्तर पर भी हुआ है, प्लानिंग के स्तर पर भी हुआ है। जो हमारे दिल्ली के एलजी थे, रह चुके हैं अपने विजय कपूर जो चीफ सेक्रेटरी भी हमारे यहाँ के, वो एलजी जब थे तब उन्होंने मुझे एक बार ये कहा था कि भाई एनसीआर बोर्ड में, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में हम लोगों ने ये प्लान किया था कि दिल्ली से 50, 60, 70 किलोमीटर दूर सैटेलाइट सिटीज बनाए जाएंगे, जिनसे दिल्ली पर से बोझ कम होगा जो हमारी सर्विसेज पर पड़ रहा है, और वहाँ पर चीज़ें नई बनेंगी, नया डेवलपमेंट होगा, वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ नौकरियाँ, जॉब्स। कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने कहा हमसे कि बाद में हुआ, इन लोगों ने क्या किया, यूपी और हरियाणा ने, कि हमारे बॉर्डर पर बना दिए, नोएडा भी बना दिया और गुड़गांव बना दिया, ठीक दिल्ली से चिपका। हाँ, और जहाँ तो दिल्ली खत्म होती है, जहाँ उनके इलाके शुरू हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये है कि दिल्ली एनसीआर अपने आप में एक अर्बन यूनिट है। अब ये समस्या है, अब इसको या तो आप एक अलग स्टेट डिक्लेयर कीजिए। हो ये रहा है कि बॉर्डर के इस पार अलग रेट है किसी चीज के, उस पार अलग रेट है पेट्रोल के, और भी किसी चीज के हो सकते हैं। तो ये गलत हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये आप या तो इसको ट्रीट कीजिए एक ही शहर की तरह। उसमें एक बड़ा मार्मिक दृश्य मैंने देखा, ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे क्राइम सीन का, और बड़ा गजब का था। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक दिन डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हम लोगों को कुछ जर्नलिस्टों को लेके गए कि हम कितना अच्छा बना रहे हैं। वो काफ़ी दिन पहले की बात है, जब वो अच्छे से डेवलप भी आजकल तो बहुत हो गई है। द पिक्यूलियर प्रॉब्लम वेयर वाज कि बिल्कुल एंड वो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे है, और वहाँ क्राइम सीन बड़ा ज़बरदस्त था कि यहाँ पर किसी ने कुछ मर्डर किया एंड दे डिस्पोज ऑफ द बॉडी अक्रॉस द फेंस, और फिर उन्होंने वापस इधर। तो वो बड़ा ही अजीबोगरीब किस्सा हम लोगों को पता लगा कि यार ये उधर भी डेवलपमेंट हो रहा है, इधर भी हो रहा है। उधर असोला भाटी माइंस का इलाका था, इफ़ यू रिमेंबर, उधर माइंस चल रही हैं, इधर नहीं है। उसमें भी एक अजीबोगरीब समस्या थी। ठीक से प्लानिंग हुई नहीं हुई, उसको डीमैग्नेटाइज किया गया। वही आज 13 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम आ गई है, और जिससे इम्बैलेंस हो गया है। इसको इस तरह समझिए कि जैसे हम बात करते हैं
इनकम की डिस्पैरिटी। एक वर्ग है जिसको बहुत पैसे हैं, इसके बाद बहुत इनकम है उसकी। एक है जो कि 40% लोगों की के बराबर सिर्फ 22 फैमिलीज या कितने हैं जो वो उनकी इनकम है। ये जो डिस्पैरिटी है जो आप बता रहे हो वो डेवलपमेंट की डिस्पैरिटी है। क्या ये तेरह डिस्ट्रिक्ट की रह गई? या नई सरकार, जो नेक्स्ट सरकार, नई या नेक्स्ट सरकार, हम कहें नेक्स्ट सरकार कहना ठीक रहेगा, क्योंकि वो नई होती है पुरानी वो तो खैर इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे। बट ये नेक्स्ट सरकार को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे हो सकता है मौजूदा सरकार के सामने रहे हों, बट इतने उजागर तरीके से पहले 10 सालों के अंदर नहीं आए। और ये मुझे लगता है कि इस इलेक्शन की एक अच्छी बात भी है कि खुल के क्रिटिसिज्म भी हुआ है सरकार का। उनको पता लग गया कि क्या क्या चेकलिस्ट उनके सामने आ गई कि यार ये चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, ये ठीक नहीं है। लोग इसके बारे में कह रहे हैं, अपोजिशन लामबंद हो गया है। वो तो रिजल्ट बताएगा कि कितना उनके फेवर में गया वोट, कितना अगेंस्ट गया। बट इफ़ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कंटिन्यूज, तो उसके पास एक रेडीमेड चेकलिस्ट होगी कि यार ये ठीक करो, बिल्कुल जल्दी करो, बिल्कुल सही बात। और लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसको सुलझाओ। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन के एक ही अच्छी बात भी हुई है, कैंपेन अच्छी बात हुई है, और जो कि मुझे लगता है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट और पार्टी बीजेपी उसको ये गुमान नहीं था, ये अब उसको ये इल्हाम ये अंदाजा नहीं था, उनको इल्म हुआ नहीं था कि ये हो क्या रहा है। ये इश्यूज बेरोजगारी की और महंगाई के इतने बड़े हो जाएंगे। बेरोजगारी और महंगाई खास तौर पर कितने तरह से कितने लोगों को इफेक्ट कर रही है। ये हम इसको मतलब ऐसे नहीं है कि हम दबा दें इस मामले को, ये नहीं होना चाहिए, ये हो भी नहीं सकता है शायद। अब जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको इस पर सबसे पहले जिन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा वो ये। और वो दिन अब कम रह गए। आज देखिए 1 तारीख को लास्ट इलेक्शन है। अगर देखिए तो मैं ये भी मानता हूँ कि मान लीजिए अभी कोई हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, और जिस तरह से दोनों तरफ से क्लेम्स किए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए यही गवर्नमेंट फिर से आती है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले उनको मैं ये चाहता हूँ कि वो इस पर काम करें, क्योंकि हिंदू मुसलमान बहुत हो गया। वो मतलब उससे उनको भी अंदाजा हो गया होगा कि अब उससे बहुत दिन तक लोगों को आकर्षित करे रहना। पॉलिटिकल बयानबाजी तो ठीक है, हाँ, बट वो अब लेकिन ये रियलिटी चेक उनको, वही तो जो जीवन की सबसे जरूरी चीज है उसका क्या हुआ, उसको वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं बात करना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना। मैं वही उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर मान लीजिए, मैं आपसे दूसरी बात, मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट ने महंगाई और बेरोजगारी को भी कंट्रोल करके रखा होता, तो आज अपोजिशन कहीं नहीं होता। वो तो बिल्कुल सुपर वेव देखो, हाँ, बहुत दुर्गत। वो तो प्रो मोदी की सुपर वो जो एक साथ आया उसमें जो इन्होंने वो किया है कि साहब केसेस और वो झूठे या सच्चे या जैसे भी, हाँ, वो केसेस उनको दबाना, ये एक अलग है, छापे मारना, ये सब वो तो है ही है। अगर मान लीजिए ये जो सेक्टर है इसका, महंगाई का और बेरोजगारी का, अगर इनको इन्होंने कंट्रोल में रखा होता, इन पर काम किया होता, तो आज जो आशंकाएं पैदा हुई हैं कि क्या बीजेपी वापस आ रही है कि नहीं, है ना, वो होता नहीं, ये सवाल नहीं। अब मैं आजकल के मौजूदा हालात के और खबरों के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इफ द बीजेपी रिमेन्स द लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो प्रेसिडेंट नॉर्मली उनको एज अ प्रोटोकॉल ये होता है कि आप ओथ लेना चाहेंगे, आप सरकार बनाना चाहेंगे कि नहीं। जो अब जनरल फीलिंग यही है कि मिस्टर मोदी विल बी अगेन आस्क्ड टू टेक द ओथ। कितनी शॉर्टफॉल होती है, क्या होती है, वो तो हमें अंदाजा पहले जून को पता ही लग जाएगा। उसमें कई कैविएट्स हैं, वो एक चेक पॉइंट पहले जून को पता लग जाएगा कि यार क्या होने जा रहा है कुछ 4 जून को वो, क्योंकि जितने इलेक्शन के एक्सपर्ट्स जो सर्वेज निकालते हैं, आप उनके कमेंट सुनिए, बड़े गार्डेड हो गए हैं आजकल। वो कह रहे हैं कि हमें फिगर्स तो पता लग रहे हैं पर हम 1 जून को बताएंगे, जब तक वो एक बैन लगा हुआ है कि भाई आप। 2-3 चीजें हुई हैं। चुनाव शुरू होते वक्त हमें लग रहा था ये एक तरफा चुनाव है। मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जब ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा वाला प्रोग्राम हुआ 22 जनवरी को,
उसके बाद जिस तरह से कहा गया, हमें बताया गया कि साहब हर विधायक बीजेपी का, हर एमएलए, हर सांसद, सबको कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका इंतजाम करें यहाँ भेजने का, दर्शन तो के लिए। हाँ, प्रतिदिन इतने लाख लोग यहाँ पे रोज वही है, वो तो ये सब तो वहाँ टूट ही रहा है। हाँ, हर ये दिन ये सब श्रद्धालु जा रहे हो सकता है कि ये सब अभी भी चल रहा हो, जी। मैं ये कह रहा हूँ। उस वक्त हमें ये कहा गया था कि मान लीजिए ये सब चलेगा तो एक तरह की फ्रेंजी क्रिएट होगी पूरे देश में मंदिर के नाम पर। वो चुनाव शुरू होने के 1-1.5 महीने बाद, 1.25 महीने बाद वो आज नजर नहीं आ रही होगी। मतलब जो उन्माद जैसा हम सोच रहे थे कि होगा पैदा, वो नहीं है। वो इसी वजह से नहीं है कि भाई जीवन की जो मूलभूत बुनियादी जरूरतें हैं वो प्रमुखता पाने लगी है ना। ये जो दूसरी वायवीय चीजें हैं कि जो भाई धर्म के नाम पर आप भूखे नहीं रह सकते, ये समस्या यहाँ फंस गया है मामला। इसीलिए ये उनका अंदाजा ये थोड़ा सा गलत निकला है। इसीलिए शुरू में कहा जा रहा था कि 400 पार, वो खुद ही पार्टी कह रही थी, बीजेपी खुद, प्रधानमंत्री और अमित शाह वगैरह। प्रधानमंत्री जी ने वो कहा भी है कि 400 पार का नारा अब हम लोग क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आई लेड एवरीवन इनटू अ ट्रैप, कि भाई 400 पार नहीं हो पाया पर 272 तो आ जाएंगी। what he was saying कि मैं सरकार तो बना लूंगा बट चलो 400 पार एक मापदंड था, एक टारगेट था जो, हाँ, तो उससे शुरू हुए थे। उससे शुरू और अब हालत ये हो गई है कि क्या मेजोरिटी आ रही है या नहीं आ रही। इवन ये कहा जा रहा है, हमारे पोस्टर्स बोल रहे हैं कि क्या बीजेपी तो छोड़िए, एनडीए भी मेजोरिटी लाइन को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा 272 की। बड़ा इंटरेस्टिंग वही जो सर्वेस करते हैं, जो पोलस्टर्स होते हैं, बड़े गार्डेड हो गए हैं। खासकर ये 5वें फेज के बाद तो करीब करीब सबने चुप्पी साध ली है। भाई एक तो इलेक्शन कमीशन वो एक गार्डेड अभी हुए हैं, तीसरे चौथे के बाद, 5वें के बाद उनको लगा अरे कुछ गड़बड़ हो रही है, और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि लैंग्वेज अपनी बदली उन्होंने, है ना, अपने अनुमान अलग बताने लगे, है ना, थोड़ा ये कहने लगे कि नहीं अब तो चर्चा ये हो रही है, अब तो चर्चा बदल गई है, ये सब। वो देखिए, एक तो बैन तो लगा ही हुआ है एग्जिट पोल पे कि टिल द लास्ट डे, द लास्ट आवर ऑफ द इलेक्शन जो शेड्यूल है 6 बजे तक, 1 जून तक, उसके पहले आप एग्जिट पोल का कोई भी विवरण जारी नहीं करेंगे। उसके बाद ही होगा, शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पिक्चर साफ हो जाएगी कि क्या रुझान है, क्लियर नहीं है। और तब पता लगेगा कि जो हमारे पोस्टर्स हैं उनमें जो फिगर का जो रेंज है, सो कॉल, कि भाई किसी ने कहा कि 150 से 200 या 150 से 100, वो रेंज का देखना कि कहीं ज़्यादा फैलाव तो नहीं है उसमें। रेंज में कोई ब्रॉडबैंड रेंज दे दिया तो इसका मतलब उनको भी नहीं, दे प्लेइंग इससे, मतलब इसका मतलब ये होगा कि उनमें हमसे भी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, ये सब बातें हम लोग कर तो रहे हैं आज के दिन जब एग्जिट पोल अनाउंस नहीं हुआ है। बात और भी, अब विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया, उसने 1 तारीख को जब रिजल्ट आ रहे हैं, बीजेपी वाले इंडी लाते हैं, बीजेपी वाले उसे इंडी बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि फिर उसको एनडीए को भी एनडी गठबंधन बोला। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था, इन्होंने, अपोजिशन ने, इंडिया गठबंधन ने उसी दिन 1 तारीख को, 4 तारीख नहीं सॉरी 1 तारीख को ये जो पोल हो जाएगा, आखिरी पोल होगा, उसी दिन अपनी एक मीटिंग बुलाई है। ओके। जिसमें ममता ने कहा है नहीं उस दिन हमारे यहाँ पोलिंग चल रहा होगा इसलिए मैं नहीं आऊंगी, है ना। वो ये इंडिया वालों ने बुलाई है। कल मिस्टर खरगे के ऑफिस में किसी से बात हो रही थी, तो वो शायद उसमें मुझे, मेरा अंदाज ये है कि उसमें सभी पार्टियों के, अपने गठबंधन की सभी पार्टियों के लोगों से बुला के शायद ये पूछना, ये वो जायजा लेना चाहते होंगे कि किसका क्या अनुमान है, कहाँ क्या होने वाला है, उनका वो क्या सोच रहे हैं, और वो उस अनुमान के हिसाब से तैयारी रखी जाए 4 तारीख या उसके बाद के लिए। शायद ये कुछ ऐसी बात है। जो हम जर्नलिस्ट लोग सो कॉल्ड पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, सो तो करते ही हैं, पर इलेक्शंस में क्या हो रहा है, सिवाय प्रोमिनेंट पार्टीज के कैंडिडेट्स या कैंडिडेट्स के सिवाय
मुझे लगता है किसी को नहीं पता होता कि उसकी ज़मीन पे, उसके सरज़मीन पे, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो क्या महसूस कर रहा है, क्या हो रहा है। वो उसको एक बड़ा सिक्स्थ सेंस वाली फीलिंग रहती है हर कैंडिडेट को कि वो हो भी रहा है उसके पक्ष में मतदान या नहीं, या हवा बन भी रही है। कैंडिडेट को मैं समझता हूँ, जितना मैंने नज़दीकी देखा है पहले लोगों को कंटेस्ट करते हुए अपने इर्द गिर्द, वो बता देते हैं 1 हफ्ता पहले और 5 दिन पहले कि हम जीतेंगे या हारेंगे, या कितनी मेहनत करनी है, कितना जो भी उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट या होता है उसके हिसाब से कहाँ पर कितना पुश करना है, कितनी मीटिंग्स करनी है, कितना रोड शोज करने हैं। और वो नतीजा वो जो दिखाई दे रहा है उनको जो कैंपेनिंग में, क्या वो ट्रांसलेट होगा वोट में, वो सिवाय कैंडिडेट के। ये जो आप कह रहे हैं ना मीटिंग बुलाई है इंडिया अलायंस की, वो इसीलिए बुलाई है कि सारे लीडर्स एक जगह बैठें और वो एक्सचेंज करें नोट्स कि भाई हुआ क्या है, आपके यहाँ कितनी क्या अनुमान है। अगर वो बनाने लायक फिगर के पास पहुंच रहे हैं तो बात दूसरी, वो तो 4 जून को पता ही लग जाएगा। 4 जून को यूँ समझिए कि 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक काफ़ी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, यदि इलेक्शन कमीशन ने कहीं इलेक्शंस के रिजल्ट रोक कर धीरे धीरे गिनती ना करी तो 4 बजे तक 4 तारीख को पूरा क्लियर हो जाएगा कि लोकसभा में किसकी मेजोरिटी आ रही है या हंग लोकसभा हो रही है। सब पता लग जाएगा, जो हम लोगों ने पहले देखा है। उस दिन ट्रांजिशन ऑफ पावर अगर होती है, अगर दूसरी सर, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी का क्या रुख रहता है जब ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है, या कंटिन्यूटी रहती है तो क्या कंटिन्यूटी होती है। पर व्हाट हैपन्स जब ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, एक पार्टी से दूसरे दल में जब तब्दील होता है, तो क्या है आपका अनुमान कि कहीं कुछ तक हम पीसफुल रहेगा, या व्हाट इट शुड बी पीसफुल? ऑफ कोर्स नहीं, पीसफुल ही रहना चाहिए। हम मतलब हम जिस तरह का लोकतंत्र हम चाहते हैं और जिस तरह का लोकतंत्र इंडिया को बनाने की कोशिश की गई है अब तक, तो हम हमेशा से ये होता रहा है कि यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि कोई सत्ता बदल रही है तो कोई मारधाड़ होने लगे। ऐसा कभी हमारे यहाँ बड़े सुलझी बड़ी, बिल्कुल हमारी डेमोक्रेसी दूसरों से फर्क है, हम लोग थोड़े मतलब समझदार लोग हैं। बिल्कुल ऐसे मौकों पर जो हमारी संस्थाएं हैं, जो यानी जो इन चीज़ों में कंट्रोल करती हैं, डेमोक्रेटिक हमारी जो संस्था है, वो उनका रोल है ये, वो सब उसको पीसफुली इधर से उधर करें। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, मैं मानता हूँ कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हमने देखे हैं कि जो सत्ताधारियों के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं, वो अपने आप को ब्रांड कर लेते। तो होता क्या है कि मान लीजिए वो सत्ता बदल रही, तो वो लोग जो ब्रांडेड हो चुके हैं वो अपने आप को फिर वो कहना चाहिए पीछे हटाने लगते हैं। पीछे हटने लगते हैं, वो पीछे हटने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब हमारी नहीं चलेगी। उनमें से बहुत से लोग रिजाइन कर देते हैं, बहुत से लोग ट्रांसफर मांग लेते हैं। कुछ लोग ट्रांसफर इज द ईजीएस्ट वे आउट। बिल्कुल, वो कहते हैं भैया हमको कहीं बाहर भेज दीजिए, झंझट खत्म। फिर जो नई पावर में आई है पार्टी, फिर उसके नजदीकी लोग सामने आने लगते हैं, तो अब वो भी धीरे धीरे वो भी ब्रांड हो सकते हैं। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नौबत क्यों आने देती है ब्यूरोक्रेसी, वो हमेशा निष्पक्ष तौर पर काम क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं हमने इस देश में ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक का नौकर बनाया, हमने सत्ता का नौकर क्यों बनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम शुरू से, जब से हम आज़ाद हुए तभी से ही बात चल रही है कि भाई जो पावर में है उसके साथ है ब्यूरोक्रेसी। ये क्यों है? ये कहने सुनने में जनता की होनी चाहिए, सवाल करने में अच्छा, बट वो रियलिटी में ऐसा होता। हाँ, तो ये गलत है ना। क्या लाल बहादुर शास्त्री जो इंस्टीट्यूट है उसमें क्या सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता है कि जो मंत्री होगा, जो सत्ता में पावर में जो होगी पार्टी, उसके तुम नौकर रहोगे। ये किसने कौन सिखाया जाता है क्या वहाँ? तो बड़ी अजीब बात है। डिस्कशन का अलग विषय है, बट यस, सवाल बड़ा पेचीदा आपने उठाया है और बड़ा संगीन सवाल है, क्योंकि ये हम लोगों ने अगर ट्रांजिशन ऑफ पावर दूसरी गवर्नमेंट का होता है तो वो भी हमारे लिए तो 2014 में तो बड़ा स्मूथ था। कांग्रेस गई, हमेशा स्मूथ रहा।
और वो अभी ऐसा उसमें नहीं। कोई कंफ्यूजन भी नहीं था। इस समय अगर कोई अलायंस आता है तो वो एक अलायंस पहले भी हम लोगों ने देखा, यूपीए 1, यूपीए 2 के, और उसके पहले वाजपेयी साहब के ज़माने में वो भी एक बहुत बड़ा अलायंस था, 22 पार्टियों का एक पूरा हाँ जमघट था। और उसमें भी मुझे अभी भी याद है, आई रिमेंबर सुश्री जयललिता जी ने जब अपना समर्थन वाजपेयी जी को दिया था तो अपना लेटर सीधा उन्होंने राष्ट्रपति भवन भेजा था। सो ऑल दीज पिक्चर्स आर कमिंग वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस कि ये ऐसा हो चुका है, क्या ऐसा होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वी आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम सुशील जी, बड़ा ही एक दिलचस्प ये दिन बड़े क्या चाहिए, यादगार जिज्ञासा से भरे हुए हैं, यादगार रहेंगे, यादगार रहेंगे। और जल्दी ही हम बहुत ही आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही इसको रिबूट करके देखेंगे। हाँ बिल्कुल। रिबूट करके देखेंगे कि जो आज हम लोगों ने एक हफ्ते बाद की मैं बात, रिजल्ट्स के बाद अब रिजल्ट्स के बाद करेंगे क्या बिल्कुल रिबूट क्या हुआ है, और इसमें जो जो जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ है या नहीं, और अब क्या होना चाहिए। आज के डिस्कशन को हम रिप्ले करेंगे बिल्कुल पास में कि हम लोगों ने एक हफ्ते पहले क्या सोचा था और एक हफ्ते बाद क्या होने जा रहा है। बिल्कुल। और जो भी सत्ता में आता है, जो भी पावर में आता है, चाहे वो विपक्षी गठबंधन हो या मौजूदा गठबंधन जो इनकम्बेंट है वही हो, दोनों हालत में सरकार को अब आगे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बाद। आपका आज के रिबूटिंग एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का, एंड विद द प्रॉमिस कि एक हफ्ते बाद जब हम लोग दोबारा इससे रिबूट करेंगे इस अपनी सारे आज के दिन को, तो वो एक अलग ही मज़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो हम उसमें हैं, पशोपेश में, कि कौन पावर में आएगा कौन नहीं आएगा, उस दिन तो क्लियर हो ही जाएगा ना, और हो सकता है तब तक वो हो जाए। बिल्कुल, लेट्स वेट फॉर दैट। बिल्कुल, थैंक यू।